Hi everyone. Hello, 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 hello. A very, very good morning. Please confirm that I'm clearly audible and visible. अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, अच्छे से तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है। एक बार फटाफट से कंफर्म करो और फिर बाद में हम लोग हमारे आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक को थोड़ा-सा और बढ़ाएँगे। इसको थोड़ा-सा और समझेंगे, थोड़ा-सा और देखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से कांसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? और फिर फाइनली हमारी कल की क्लास में ये वाला जो चैप्टर है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? तो सेकंड लास्ट क्लास है हमारे ग्रेविटेशन के चैप्टर के ऊपर। होपफुली तुम लोगों को ये वाला टॉपिक भी उतना ही ईज़ी लगे जितने तुम लोगों को रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स लगे हैं। तो ये वाली क्लास बच्चों कंडक्ट होती हुई 26th ऑफ अगस्त को 26th ऑफ अगस्त को कंडक्ट होती हुई ये वाली क्लास, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। Please let me know that the screen is clearly visible to all. हाँ जी। ठीक है, अब टॉपिक से अनरिलेटेड बात नहीं चाहिए। सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे इस टॉपिक के ऊपर और आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अगर मुझे मान लो तुम लोगों को थोड़ा-सा रिकैप देना हो कि हम लोगों ने लास्ट की क्लास में इस टॉपिक से एसोसिएटेड क्या किया था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो कभी भी 2 मासेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो दोनों एक दूसरे से को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स की वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर मान लो दोनों बॉडीज़ अगर एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों बॉडीज़ एक-दूसरे की एनर्जी को कम कर रही है, दोनों बॉडीज़ एक-दूसरे की स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है। तो बस वही पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो ये आ जाता है मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। नेगेटिव साइन शो करता है अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो एक सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अब अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी तो एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर स्प्रिंग एनर्जी हो या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो। तो जो यूनिट्स और डायमेंशंस हैं, वो जूल वाले होंगे और एनर्जी की तरह ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। है ना? और मान लो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मल्टीपल मासेस हैं, तो उस सिनेरियो में तुम लोग मल्टीपल इंटरैक्शंस की वज़ह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उन सबको ऐड कर दोगे, ये निकालने के लिए कि एक्चुअली में जो सिस्टम है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हम लोगों ने लास्ट की क्लास में यहाँ तक बात करी थी, ठीक है? अब हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं और एक ज़रा-सा आ जाते हैं एफ पॉइंट के ऊपर। ठीक है? एफ पॉइंट के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर लिख दो वर्क एनर्जी थ्योरम एंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने लगो, ठीक है? कोई भी बच्चा टॉपिक से अनरिलेटेड बात करे उसको बिल्कुल इग्नोर मारो, ठीक है? जैसे कि इशिका को इग्नोर मारना था लेकिन इसको मैं ज़रूर से ब्लॉक करना चाहूँगी। ऐसे स्टूडेंट्स मुझे क्लास में बिल्कुल नहीं चाहिए। दिव्यांशु इसको ब्लॉक करना चाहूँगी। क्लासेस में अभी तक 20 से 25 बार लिंक्स दिए जा चुके हैं। अगर तुम्हारे पास फिर भी लिंक नहीं है कि अगर तुम्हारे पास चलो वो 20 क्लासेस में से तुम कल की क्लास में भी नहीं आए हो, तो इतनी डिसेंसी रखो, इतना केयर करो क्लास में जो टॉपिक हो रहा है उसके बारे में कि जब टॉपिक शुरू हो जाता है देन यू डू नॉट टॉक अबाउट दी ग्रुप लिंक और व्हाटएवर। तो ग्रुप लिंक कल मिलेगा, कल के लिए वेट करोगे। आज की क्लास में सारा का सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़रा-सा देखिएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से के बारे में एक बार ज़रा-सा यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो 2 केसेज़ हो सकते हैं बच्चों। मुझे अच्छे से पता है कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वज़ह से 2 बॉडीज़ एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे कि यहाँ पर ये देखना, मान लो m1 और m2 मास थे, इस तरीके से दोनों से r के डिस्टेंस के ऊपर। तो अब ये मुझे अच्छे से पता है कि इसके ऊपर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगा, ठीक है? इसके ऊपर अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगा। देखो डायग्राम क्या है, ठीक है? तो अब बात ये है कि अगर मान लो 2 बॉडीज़ एक-दूसरे से पेरिफेरी में हैं, तो दोनों डेफ़िनेटली एक-दूसरे को अट्रैक्टिव फ़ोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बात ये है कि बॉडी कैसे मूव कर रही है।
ऐसे भी हो सकता है कि 2 बॉडीज़ एक दूसरे के पास में आ रही है, जैसे ये वाला सिनेरियो देखो। ये वाला सिनेरियो देखो, दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के पास आ गई। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से दूर चली जाएँ। ये देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों बॉडीज़ हैं, एक दूसरे से इस तरीके से दूर चली जाएँ, है ना? तो मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि दोनों सिनेरियोज़ में क्या होगा? कि जैसे कि अगर मान लो पहले वाले सिनेरियो की बात करूँ, तो देखो दोनों बॉडीज़ के ऊपर जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रहे थे इन दोनों बॉडीज़ की मूवमेंट उसी डायरेक्शन में। खुद देख लो कि अगर मैं M1 की बात करूँ, M1 देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो करता हुआ है। M2 की बात करूँ, M2 इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो करता हुआ है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पर जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा, करना, यहाँ पर वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉज़िटिव होगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर वो पॉज़िटिव है, इसका मतलब वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को, हाँ जी, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। किस तरीके से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को बढ़ा के और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कम करके। इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा एक चैप्टर हो चुका है हमारा वर्क एनर्जी पावर के ऊपर। और वैसे ही मान लो अगर मेरे पास इस तरीके से 2 बॉडीज़ हैं जो एक-दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों बॉडीज़ क्या कर रही हैं, एक-दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे देखो M1, M2 की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा। देखो, यहाँ पर वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव हो गया। सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो गई। क्योंकि अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव है, तो जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और उसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, वो बढ़ जाएगी। इसमें दिक्कत है क्या तुम्हें? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो इसको। यही तो किया था हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में बच्चों, यही तो किया था। पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया था इसको। आज तो फिर भी हमारे एक चैप्टर की किसी एक क्लास के अंदर इसका ज़िक्र दोबारा से हो रहा है। है ना? अब यहीं पे ऐसे करो, एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान देंगे। मान लो अगर मैं तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ, देखना। पहले 2 डायमेंशनल क्वेश्चन करवाती हूँ ऐसा, फिर 3 डायमेंशनल क्वेश्चन करवाती हूँ। सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर। मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि भई यहाँ पर m मास की बॉडी है, यहाँ पर 2m मास की बॉडी है। तो ये जो m मास की बॉडी है और 2m मास की बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस होता था r। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे से इस तरीके से सेपरेट कर दिया कि अब जो नया डिस्टेंस है m और 2m के बीच में, उसकी वैल्यू है 2r। So if the distance between two particles of mass m and 2m is doubled, what is the work done by the gravity? Or what is the work done by the gravitational force? What is the change in the potential energy of the system? दोनों जानना चाहती हूँ मैं। तो देखो, जब हम लोगों ने लास्ट की क्लास में ये वाला टॉपिक किया था ना, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो बात ये है कि पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी है अगर मैं उसको डिफाइन कर पा रही हूँ, बाद में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है अगर मैं उसको डिफाइन कर पा रही हूँ, तो इसके दौरान कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी मैं वो भी तो डिफाइन कर पाऊँगी। निकालो। देखो वर्क डन के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जाओ। पहले तुम देखो पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी?
तो देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की इतनी, विच इज -2 कैपिटल जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और फिर बाद में अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जाऊं तो वो देख लो। तो अब की बार m और 2m के बीच में डिस्टेंस है 2r। तो ये मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बना -gm का स्क्वायर बाय आर। तो तुम देखो ना, अगर मान लो ये -2 है, ये -1 है, तो -2 से -1 तक आऊं तो नंबर बढ़ रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय, देखो -2 से -1 तक आ गए, 1 से इंक्रीज किए हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय दिस। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ है, या फिर आई कैन से वर्क डन बाय द ग्रेविटी इतना है। तुम खुद देख लो, ग्रेविटी की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आने चाहिए ना, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है, नेगेटिव है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इतने में नेगेटिव है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की इतने से ही बढ़ रही है, सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव सिंस इट इज इंक्रीजिंग एंड इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हाँ जी, बहुत इजी है, डिफिकल्टी नहीं लगेगी तुम लोगों को। अब देखना, एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब की बार मैं तुम्हें थोड़ा सा, ये वन डायमेंशनल क्वेश्चन था, अब टू डायमेंशनल क्वेश्चन करवाते हैं। तो तुम लोगों को बोला हुआ था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एल की लेंथ का, और उसके सारे कॉर्नर्स के ऊपर एम मास रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मान लो मैं साइड लेंथ को 1/3 कर दूं, ये जो मेरे पास ट्रायंगल है, अगर मान लो मैं इसकी साइड लेंथ को 1/3 कर दूं, अब भी इसके कॉर्नर पे एम मास लगे हुए हैं, तो तुमसे यहाँ पर पूछा हुआ है मुझे कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, कि तुम लोगों को कितना एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ एल है और जिसके हर कॉर्नर के ऊपर एम मास रखा हुआ है, तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा सच दैट ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड लेंथ को तुम लोग 1/3 कर सको। तो देखो, पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, हम लोग कर चुके हैं। वी आर नॉट नॉट गोइंग टू मेक दिस एंटायर क्लास अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। वी हैव बीन थ्रू वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी एप्लीकेशंस हम लोगों ने उसके देखे हैं, बस वही सिंपल एप्लीकेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो वर्क डन वगैरह से डील करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है तो निकाल लो। यहाँ पर देखो, अगर मैं पहले वाले सिनेरियो की बात करूं, तो 3 m और m के इंटरैक्शंस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है l। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 3 इंटरैक्शंस हैं जहां पर m और m के बीच में डिस्टेंस है l। ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वैल्यू कितनी, -3 कैपिटल जी एम का स्क्वायर बाय एल। और अगर मानो मैं फाइनल सिनेरियो में जाऊं, तो फाइनल सिनेरियो में 3 इंटरैक्शंस हैं जहां पर m और m l/3 के डिस्टेंस के ऊपर है। तुम समझ रहे हो कि फाइनल सिनेरियो में 3 इंटरैक्शंस हैं जहां पर m और m के बीच में डिस्टेंस कितना है, l/3। तो ये मेरे पास बना -9 कैपिटल जी m का स्क्वायर बाय l। तो अब क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा कि तुम लोग -3 से लेके -9 तक जा रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी 6 से डिक्रीज हो गई। क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट डिक्रीजेस बाय 6 कैपिटल जी एम का स्क्वायर बाय एल। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब मुझे कोई एक्सटर्नल काम करने की जरूरत नहीं पड़ी ताकि ये हो जाए, ये चीज ग्रेविटी खुद कर देगी। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि जब तुम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इतने अमाउंट से डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी ने इतना काम किया है। ग्रेविटी ने काम किया है 6 कैपिटल जी एम का स्क्वायर बाय एल का। जब ग्रेविटी ने इतना काम किया, तब जाके काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इतने से इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इतने से डिक्रीज हो गई। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को कोई काम नहीं करना पड़ा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। सब कुछ बता दिया। ये देखो, सब कर चुके हैं ये, ठीक है? तो ये हम लोगों ने थोड़ा-सा सीखा, देखा कि किस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। आना एक बार, फिर ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँगे। अब ज़रा-सा बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। बहुत ज़्यादा ईज़ी टॉपिक है। जैसे कि देखो, ध्यान देना, अगर मान लो मैं बोलूँ कि m मास की वजह से r के डिस्टेंस के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो तुम बोलते हो कि इस पॉइंट के ऊपर हम 1 केजी मास को रखते हैं और फिर देखते हैं कि इस 1 केजी की बॉडी के ऊपर किस डायरेक्शन में और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। तो इस बॉडी के ऊपर जितने भी मैग्नीट्यूड का जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पॉइंट के ऊपर उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड है इस m मास की वजह से, है ना? सेम चीज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की है, कि अगर मान लो तुम्हें m मास की वजह से r के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, तो तुम अज़्यूम करो यहाँ पर 1 केजी मास है। अब इस 1 केजी मास की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो हो जाएगा m मास की वजह से r के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लिखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m, ड्यू टू मास m at a distance r, at a distance r is the gravitational potential energy of 1 kg mass when placed at that point, when placed at that point। इसको थोड़ा-सा डायग्राम्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो ईज़ी हो जाएगा समझना। जैसे कि देखो, मैंने तुम्हें बोला ये भैया ये मेरे पास m मास है और m मास की वजह से r के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, दिस इज़ द पॉइंट P जहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या करो, आप अज़्यूम करो यहाँ पर 1 केजी का मास है और फिर देख लो सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फ़ॉर्मूला देखो कितना आया। m मास की वजह से r के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है, तो उसका फ़ॉर्मूला कितना आया? इतना ना। इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस कैपिटल G m1 डिवाइडेड बाय r। दिस गिव्स मी द फ़ॉर्मूला। दिस गिव्स मी द फ़ॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर इसके यूनिट्स और डायमेंशंस लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, आई विल बी बैक। रुको, रुको, रुको। ये एक बार नोट डाउन करो।
हाँ जी, बच्चा पार्टी। अब एक बार देखिए, जो बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किया था, कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक एम मास की वजह से एक पॉइंट के ऊपर, है ना? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस पॉइंट के ऊपर रखे हुए 1 केजी मास के ऊपर लगेगा। वैसे ही बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मैं एम मास की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर निकाल रही हूँ, तो मैं अज़्यूम करूँगी वहाँ पर 1 केजी मास रखा हुआ है और फिर मैं देखूँगी उस 1 केजी मास की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल चू नहीं करनी है, टॉपिक अभी शुरू हुआ है, खत्म होते जैसे-जैसे खत्म होगा डाउट खत्म होते जाएँगे, उससे पहले बिल्कुल ज़िप और सुनते जाओ। तो अगर मान लो मैं इसकी यूनिट्स की बात करूँ, तो मैं देख पा रही हूँ दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो हम लोग इसके यूनिट्स को लिख देते हैं जूल पर केजी, जूल पर केजी। और उसी तरीके से अगर मान लो मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूँ, तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का ml2T-2 और मास का यहाँ पर मेरे पास आ गया m। बोले तो ये मेरे पास क्या आ गया L2T-2। समझो ना? सुनो, समझो कि यहाँ पर तो चलो मैंने बात कर दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट मास की वजह से r के डिस्टेंस के ऊपर कितना होगा, है ना? लेकिन मान लो अब अगर मैं इन जेन्युइन बोलूँ कि भैया ये मेरे पास पॉइंट P है। मान लो ये मेरे पास पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है V। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर 1 केजी मास को रखती हूँ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी V जूल। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो मैं यहीं पे अगर 2 केजी मास को रखती हूँ, तो इस 2 केजी मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 2V। और उसी तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पर m मास को रखती हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पर m मास को रखती हूँ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? mv। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ m, ऑफ मास m एट पॉइंट p, एट पॉइंट p इट इज इक्वल टू कितना m मास है मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट p के ऊपर कितना है। लिखो फिर इसको डिस्कस करते हैं। लिख लो, नोट्स को मैं थोड़ा एस्थेटिक बना देती हूँ और फिर कंटिन्यू करेंगे। सेम चीजें बिल्कुल सेम तरीके से नोट मेकिंग ग्रेविटेशनल फील्ड में भी की थी। लिखो फिर समझाती हूँ। लिखा? हाँ जी। नहीं नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है यार, ठंड बढ़ती जा रही है ना, तो नींद को पूरा का पूरा उड़ने में टाइम लगता है ना, आपकी बॉडी ज्यादा कड़क हो जाती है। समझ रहे हो? सोते वक्त बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन की हेल्प से तुम लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि ये हम लोगों ने क्या 2 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। तो मैं पहले आती हूँ पहले वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे थे मासेस की वजह से, ठीक है? तो मान लो अगर मैं बच्चों तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन दे दूँ कि भैया ये मेरे पास 6 केजी की बॉडी है और मैं जानना चाहती हूँ कि 6 केजी की बॉडी की वजह से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो ये सबसे बेसिक बात एक तो हम लोगों ने करी थी, यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एम मास की वजह से आर के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, फॉर्मूला बनता है माइनस कैपिटल जी एम बाय आर। तो मैं बोल दूंगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का देखो भैया यहाँ पर ये फॉर्मूला है और सिंस मैं देख पा रही हूँ कि मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रही हूँ 6 केजी के मास की वजह से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 3 कैपिटल जी डिवाइडेड बाय 2
जूल पर केजी। देखिए, इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं मल्टीपल मासेस ले सकती हूँ। ये देखना, मैंने तुमसे पूछा लेट मी टेक मल्टीपल मासेस, मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर 2 केजी है, ठीक है? यहाँ पर 6 केजी है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो तो है 10 मीटर। वो है 10 मीटर। यहाँ पर है एक पॉइंट P। ये है मेरे पास पॉइंट P, जो 2 केजी से 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है 6 केजी से 8 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हो गया। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पॉइंट के ऊपर कितना है? व्हाट इज़ ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P? तो ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है ना। तुम देखो 2 रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से पॉइंट P के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी की तरह ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नोट मेकिंग में ऐड कर लो, ठीक है? ये क्या है? ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो मुझे एक पॉइंट के ऊपर मल्टीपल मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूँगी? इंडिविजुअल मासेस की वजह से निकालूँगी, फिर ऐड कर दूँगी। जैसे कि देखो, अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले इसकी वजह से देखूँगी इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो 2 केजी का मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 2 मीटर के ऊपर निकाल रही हूँ। तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ इतना। और फिर बाद में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मेरे पास 6 केजी मास है, फिर 6 केजी मास भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा? तो तुम देख लो 6 केजी का मास है, 8 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो जब मुझे पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था, मैंने दोनों मासेस की वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, उनको ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास आ गया माइनस कैपिटल G प्लस माइनस 3 कैपिटल G बाय 4। इसका मतलब अगर मानो मैं माइनस कैपिटल G को अगर कॉमन लेती हूँ, ये मेरे पास आ गया 1 प्लस 3 बाय 4। ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 7 कैपिटल G बाय 4 वोल्ट और जूल पर केजी। मैथमेटिक्स यू कैन डू ऑन योर ओन। मैं अब क्यों ही ज़िम्मेदारी लूँ, जब मैं नीट के लिए पढ़ा रही हूँ कि बच्चे को मैं सिखा दूँ अच्छे से, कि मैं उनको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बारे में बता दूँ। आई कैन नॉट हेल्प यू विद एमएलटीएस सॉरी एमडीएस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बस ये आने चाहिए इतना, बस इससे ज़्यादा असम्पशन मैं लेती नहीं हूँ। अब की बार देखना, अब की बार मैंने पहले एक मास की वजह से एक पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, फिर मल्टीपल मासेस की वजह से निकाले, तो यहाँ पर मल्टीपल मासेस को मैंने वन डायमेंशनल कर दिया, यहाँ पर टू डायमेंशनल कर देती हूँ। ये देखो मेरे पास एक स्क्वायर है, हर कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर एम मास है, स्क्वायर की लेंथ है एल, ये है मेरे पास सेंट्रल पॉइंट ओ। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ये जो ओ पॉइंट है ना, इस ओ पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। तो तुम लोग देख पा रहे हो, अभी मैं सिर्फ ये निकालना सिखा रही हूँ, एम मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना। अभी मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ। अभी हम एक्चुअली में पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला जाता है। तो अब मैंने तुम्हें बोला ओ पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। तो तुम देखो ना, ओ पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किन-किन रीज़न से निकलेगा। एक तो एम मास, मान लो ये एक्स का डिस्टेंस है, एक्स के डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। फिर बच्चों ये वाला एम मास भी देखो एक्स के डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। फिर ये वाला मास भी देखो एक्स के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। फिर ये वाला मास भी देखो बच्चों एक्स के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तो मैं बोल दूंगी ना कि जब मैं पॉइंट ओ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालूं, तो 4 बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट किया है एम मास ने एक्स के डिस्टेंस के ऊपर।
बस अब तुम्हें यहाँ पर x निकालना है और x निकालने के लिए अगेन तुम्हें सिर्फ़ एक स्क्वायर से कैसे डील करना है वो आना चाहिए। अगर ये वाली लेंथ L है, ये देखो अगर ये वाली लेंथ L है, ये वाली L लेंथ है, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस के तहत ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ L। तो जिस x की मैं बात कर रही हूँ, कॉर्नर से लेके सेंटर तक जा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √2L का आधा, जो मेरे पास क्या आ गया? L बाय √2। सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास -4g कैपिटल M बाय L बाय √2। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई -4 √2 कैपिटल G M बाय L। वेक्टर्स नहीं है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में फिर भी वेक्टर्स था। हम लोग वहाँ पर वेक्टर से डील कर रहे थे कि अगर मल्टीपल मासेस एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें, तो हमें ठीक है इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी होती थी और फिर उनको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता था। वहाँ पे डायरेक्शंस का मतलब था, सिग्निफिकेंस था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो मल्टीपल मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रही हूँ, तो इंडिविजुअल मासेस की वजह से निकालूँगी और फिर बाद में मैं उनको ऐड कर दूँगी। और अब आपकी खुशी के लिए इसको एक बार नोट मेकिंग में डाल देते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर आएँगे। तो H पॉइंट लिख दो यहाँ पर, H पॉइंट gravitational potential due to a system of multiple masses. Gravitational potential due to a system of due to a system of multiple masses. तो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्विंग की, ये भी देखो एक तरीके का फ्लेक्स है। क्वेश्चन पहले कर लिए, नोट्स में बाद में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब चीजें इजी हैं तो है ना भाई, क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से ये पॉइंट है, ठीक है। मान लो दिस इज पॉइंट P, जहां पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहती हूँ। अब इसके सराउंडिंग में m1 मास है, इससे r1 के डिस्टेंस के ऊपर। मान लो फॉर एग्जांपल m2 मास है, इससे r2 के डिस्टेंस के ऊपर। और मान लो यहाँ पर इस तरीके से m3 मास है, यहाँ से r3 के डिस्टेंस के ऊपर। और मैंने तुमसे पूछ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जरा सा पॉइंट P पे निकालो। तो अब क्या करेंगे? सबकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो मैं बोल दूंगी कि भैया जो पहले वाला m मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना, जो दूसरे वाला m मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना, जो तीसरे वाला m मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना। तो तीनों की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया। बहुत हाईटेक बात तो नहीं करती मैंने कि मैम आज तो आपने इंजीनियरिंग वाली फिजिक्स करवा दी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ जी, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल और स्फीयर, ड्यू टू अ शेल और स्फीयर at an external and surface point, at an external and surface point। तो तुम क्या कर सकते हो? सारे के सारे मास को सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो। entire mass can be assumed, entire mass can be assumed to be concentrated at the center, to be concentrated at the center। जैसे मैं तुम लोगों को नोट मेकिंग में अब ये तीसरी बार लिखवा रही हूँ, कभी भी शेल या फिर स्फीयर से डील करो किसी एक्सटर्नल या फिर सरफेस पॉइंट के लिए,
तो तुम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, तुम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, तुम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, तुम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालो। सारे के सारे मास को तुम सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। लिख लो एक बार। लिखो और फिर एक बार इसके ऊपर बात करेंगे। डन? डन, डन, डन? ठीक है। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन देखना। क्वेश्चंस की गाड़ी कभी नहीं रुकेगी क्लास में। तो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, एक बार तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास 3m मास और 2m मास इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से 4r के डिस्टेंस के ऊपर है। 4r के डिस्टेंस के ऊपर है। तो तुम्हें बोला हुआ है ये वाला पॉइंट, देखना, तुमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि अगर मान लो मैं इसको पॉइंट P मानूं, ठीक है, जो यहाँ से r के डिस्टेंस के ऊपर है। क्वेश्चन ये है, what will be the potential energy of 3 kg mass when placed at point P? When placed at point P, कि अगर मान लो पॉइंट P के ऊपर अगर 3 kg का मास रखा हुआ होता तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? तो तुम सीधा सीधा बोलो, ये मेरे पास हो जाता 3 kg मल्टीप्लाइड बाय कितना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पॉइंट के ऊपर है। P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखो 3m मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल r के डिस्टेंस के ऊपर क्रिएट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर मान लो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर निकालती हूँ, तो एक तो मेरे पास आ गया 3m मास की वजह से एट अ डिस्टेंस r, और फिर मैं देख पा रही हूँ कि एक मेरे पास ये जो 2m मास है, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है 3r के डिस्टेंस के ऊपर। तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आया? -g 2m by 3r। खत्म। P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया मैंने, देखो कितना आया, जरा सा देखते हैं कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है। ये देखो, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर -g कैपिटल M बाय R को कॉमन ले लूं, तो ये मेरे पास आ गया 3 + 2/3। 3 + 2/3, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 11/3। तो मैं देख पा रही हूँ कि P पॉइंट के ऊपर इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, देखो, तो P पॉइंट के ऊपर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया। तो P पॉइंट के ऊपर अगर 3 kg की बॉडी रखती हूँ, तो देखो उसके पास इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? इतनी जूल। है ना? या फिर मान लो मैं इससे बेसिक क्वेश्चन दूं, और ऐसा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक चीज देती हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें बोला ये मेरे पास पॉइंट P है, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर है उसकी वैल्यू है 10 जूल पर केजी। ठीक है? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, यहाँ पर अगर मैं ऐसे-ऐसे मास की बॉडी रखूँ तो वहाँ पर उसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी? 3 क्वेश्चन्स पूछते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर मैंने 3 केजी के मास को रख दिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 3 केजी के मास की? तो यूनिटरी मेथड से चलो ना, कि भैया यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 10 जूल पर केजी है। इसका मतलब अगर मैं 1 केजी की बॉडी को यहाँ पर रखती हूँ, उसकी एनर्जी 10 जूल है।
तो 3 केजी को रखूँगी तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 30 जूल। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ ऑलवेज़ नेगेटिव। रुको, माइनस यहाँ पर रखने दो, कि अगर यहाँ पर 1 केजी की बॉडी रखी होती, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -10 जूल होता। तो 3 केजी की बॉडी रखी हुई है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -30 जूल होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया यहाँ पर, अगर मान लो 5 केजी की बॉडी अगर मैं रखती, तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती 5 केजी की बॉडी की? तो तुम बोलोगे कि अगर 1 केजी बॉडी को रखूँ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी -10 जूल है। तो 5 केजी बॉडी को रखूँगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -50 जूल हो जाएगी। अब एक और बार रिपिटिशन के लिए, अब की बार मैंने तुमसे पूछ लिया, यहाँ पर अगर मैं 20 केजी की बॉडी को रखती हूँ, तो ये जो 20 केजी की बॉडी है, उसकी कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? तो तुम देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -10 जूल पर केजी है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर 1 केजी रखती हूँ, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो अगर 20 गुना मास रखूँगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 20 गुना हो जाएगी। तो ये मेरे पास कितना आ गया? -200 जूल। धीरे-धीरे कंज़्यूम करो चीज़ों को, क्योंकि देखो मैं किसी हड़बड़ी में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार से आज की क्लास में और कल की क्लास को मिला के हम लोग इस चैप्टर को बहुत प्यारे तरीके से खत्म कर सकते हैं। देखो हर टॉपिक के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तभी एक चैप्टर फिर तुम्हें ईज़ी लगता है, तभी पीवाईक्यूज़ को देख के तुम्हें यकीन नहीं होता कि अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है? अब यहाँ पर जे पॉइंट भी लिख दो, ठीक है? जे पॉइंट भी लिख दो, बड़ा जेन्युइन सा पॉइंट है। रुकना। अब एक बार जे पॉइंट, रुको, जे पॉइंट लिखवाने से पहले ना एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। मैंने तुम्हें देखो क्या बोला? मैंने तुम्हें बोला ये एक स्फीयर है, ठीक है? स्फीयर के मास की वैल्यू है m, रेडियस की वैल्यू है कैपिटल R, और इसके सेंटर पे ना, ध्यान देना, इसके सेंटर पे एक 3m मास का पार्टिकल भी रखा हुआ है। 3m मास का पार्टिकल भी रखा हुआ है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लो ये सरफेस वाले पॉइंट को अगर मैं पॉइंट P मानती हूँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर होगा पॉइंट पी के ऊपर। सॉल्व करो अगर कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें गई हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं। 8वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, करो इसको सॉल्व।
हाँ जी, ये आंसर है, चलो देख लेते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 2 रीज़न्स है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बनने के। तो अगर मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा हुआ है, दोनों की वजह से पोटेंशियल को निकालूँगी, फिर उनको ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले स्फीयर है, उसके सरफेस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इसके सारे मास को मैंने सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया। तो ये m मास की वजह से अगर मैं कैपिटल R के डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालती हूँ, तो वो मेरे पास बनता है -g कैपिटल M बाय R। पहले मैंने स्फीयर से डील कर लिया और फिर बाद में मान लो अगर मैं इस पॉइंट पार्टिकल से डील करूँ, तो 3m मास की वजह से हम लोग कैपिटल R के डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये मेरे पास कितना बना -g 3m बाय R। तो ये वाली वैल्यू कितने बने -4 कैपिटल G m बाय R। जो चीज़ ईज़ी है वो ईज़ी है ना? अब यहाँ पर ज़रा-सा ना, अब यहाँ पर J पॉइंट के ऊपर आओ। J पॉइंट को यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में रखते हैं, रुको। यहाँ पर आओ एक बार ज़रा-सा, J पॉइंट के ऊपर। अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई मल्टीपल मासेस किस तरीके से पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा-सा चेंज के बारे में बात करते हैं कि मान लो अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक है A पॉइंट, एक है B पॉइंट, ठीक है? मान लो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल A पॉइंट के ऊपर है, उसको मैंने VA मान लिया और मान लो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों B पॉइंट के ऊपर है, उसको मैंने VB मान लिया। अब मान लो अगर बच्चों मैं m मास को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाती हूँ और अगर मुझे ये डिफाइन करना हो व्हाट इज़ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास इज़ मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। सो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गौर फरमाइएगा, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m मास विल बी इक्वल टू m मास मल्टीप्लाइड बाय कितने चेंज इन पोटेंशियल से मैं उसको मूव करवा रही हूँ। चेंज इन पोटेंशियल हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब पोटेंशियल एट बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसके ऊपर ये जो अभी मैंने लिखवाया ना बच्चों, इसके ऊपर बेस्ड एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट है। सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड नहीं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड भी, कि अगर मान लो मैं m मास को a से लेके b तक मूव करवा रही हूँ, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है, इट विल बी इक्वल टू m मास मल्टीप्लाइड बाय मैं उसको कितने चेंज इन पोटेंशियल से मूव करवा रही हूँ। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक से एक क्वेश्चंस। मैम प्लस लिया था या चैलेंजिंग है ही नहीं। लिखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, ये जो मैंने करवाई हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उसके ऊपर। अब एक बार जरा सा इसके ऊपर क्वेश्चन करवाती हूँ, एक बार ध्यान देना, ठीक है? कि यार दी ने ये क्या नया नया लिखवा दिया, क्या ये इतना नया नया है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान देना, मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये मेरे पास ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, गौर फरमाना, ठीक है? ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर था m मास, यहाँ पर था 2m मास। अब तुमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लो तुम 2 केजी के पार्टिकल को, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकता। ध्यान देना, ये जो m मास है वो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। ये जो 2m मास है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ना, ये जो 2 केजी मास की बॉडी जो तीसरे कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट थी, मैं इस 2 केजी मास की बॉडी को यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक लेके जा रही हूँ। नाउ आई कैन आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। आई कैन आस्क यू कि यहाँ पर जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें कितना चेंज आया है। मैं तुमसे पूछ सकती हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, है ना? मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। तो आओ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। तुम ये देखो, मेरे सिस्टम में 3 मासेस हैं, मेरे सिस्टम में 3 मासेस हैं। ना ये मूव कर रहा है पहले, ना ये मूव कर रहा है बाद में।
तो अगर सिर्फ़ 2 केजी का मास मूव कर रहा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो रही है, इट इज़ इक्वल टू जो पोटेंशियल एनर्जी 2 केजी की चेंज हो रही है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ़ 2 केजी मूव कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर और कोई मूव नहीं कर रहा। इस सिस्टम के अंदर सिर्फ़ 2 केजी मूव कर रहा है। क्या है मेरा सिस्टम? दिस इज़ माय सिस्टम, ये देखो, ये मेरा सिस्टम। इस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ कि इस सिस्टम में 3 बॉडीज़ थी, उन 3 बॉडीज़ में से बस 1 बॉडी मूव कर रही है। जैसे कि मान लो तुमने टेस्ट दिया, ठीक है? फिज़िक्स में कुछ स्कोर आया, केमिस्ट्री में कुछ स्कोर आया, बायो में कुछ स्कोर आया। अब नेक्स्ट टेस्ट में अगर तुम्हारा केमिस्ट्री और बायो में स्कोर सेम है, तो तुम्हारे मार्क्स में उतना ही चेंज आया है ना, जितना फिज़िक्स के मार्क्स में चेंज आया है। सेम चीज़ हुआ है कि यहाँ पर मेरे सिस्टम में 3 मासेज़ हैं, एक ही मास मूव कर रहा है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही चेंज होगी जितने 2 केजी की चेंज हो रही है। और 2 केजी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी? 2 केजी मल्टीप्लाइड बाय उसको मैं कितने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के चेंज से मूव करवा रही हूँ। तो पहले इनिशियल पॉइंट देख लो। इनिशियल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो। ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो मैं आर दिया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो डिस्टेंसेस हैं तुम लोगों को आर दिए हुए हैं। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल लो। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर एक तो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है एम मास आर के डिस्टेंस के ऊपर, और एक हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है 2m मास आर के डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मेरा इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया इतना। अब अगर मान लो मैं फाइनल पॉइंट की बात करती हूँ, ये देखो ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट है, 2 केजी पहले यहाँ पर था। फाइनल पॉइंट मेरा इन्फिनिटी है, तो फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, तो फाइनल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है। तो देखो अगर पहले तुम्हारे -3 मार्क्स आ रहे थे, फिर 0 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारे मार्क्स 3 से चेंज हुआ है ना। तुम्हारे मार्क्स में पॉजिटिव चेंज आया है 3 का, है ना? तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि जब तुम लोग इनिशियल से लेके फाइनल तक आ रहे हो, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है उसमें कितना चेंज आया है? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो अगर 2 केजी के मास को मैं इतने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के चेंज से मूव करवाती हूँ, तो चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख लो कितना हो गया, इतना। चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? ये हो गया इतना। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है, तो ये उतना ही है जितने हमारी 2 केजी के मास की चेंज हुई है। ग्रेविटी ने काम नहीं किया। अब देखो ग्रेविटी चीज़ों को अपने पास बुलाती है। ग्रेविटी इस 2 केजी को इन दोनों मासेस के पास बुलाते। ग्रेविटी दूर नहीं भेजते, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हुआ है तो नेगेटिव से शो कर दिया। अगेंस्ट काम हुआ है इतने मैग्नीट्यूड का, ये करते-करते एक चैप्टर निपटा दिया है हमने। वर्क एनर्जी थ्योरम से ऊपर कुछ नहीं लग रहा। ये देखो ये आ गया आंसर्स। ये 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे और इन दोनों क्वेश्चंस के ये आ गए आंसर्स। एक और क्वेश्चन करना, ये तुम लोग ट्राई करना, है ना? तुम्हें रिपिटिशन चाहिए ना, तो लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड रिपीट। यहाँ पर बस तुमसे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हुए थे, एक-एक करके हमने सबका जवाब दिया है। पहले मैंने तुमसे ये पूछा कि अगर मैं 2 केजी की बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाऊँ, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी? तो तुम बोलोगे कि सिस्टम के अंदर 3 मासेज़ है, 2 मासेज़ मूव नहीं कर रहे हैं, है ना? सिर्फ़ तीसरा मास 2 केजी का मूव कर रहा है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आया है, जितना इस 2 केजी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। तो 2 केजी की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? 2 केजी मल्टीप्लाइड बाय मैं इसको कितने पोटेंशियल चेंज से मूव करवा रही हूँ। तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर इन दोनों की वज़ह से पोटेंशियल है, फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी पे है, पोटेंशियल नहीं होगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि पोटेंशियल में चेंज आया है इतने का, तो 2 केजी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया इतने का। तो 2 केजी की पोटेंशियल एनर्जी देखो बढ़ रही है ना? बढ़ रही है ना? तो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाती थोड़ी है, कम करती है, और तुम लोगों को वैसे भी दिख रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछूँ तो बोलो कि नेगेटिव में काम किया है ग्रेविटी ने इतने मैग्नीट्यूड का। एक और क्वेश्चन उससे और क्लियर हो जाएगा।
मैंने तुम्हें बोला यहाँ पर मेरे पास m मास है, यहाँ पर मेरे पास m मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2r। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 2r। ये उसका सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। ये है सेंट्रल पॉइंट जिसको मान लो मैंने O मान लिया, ठीक है। अब देखो तुमसे क्या पूछा जा रहा है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर तुम 6 kg की बॉडी को, अगर तुम 6 kg की बॉडी को इंफिनिटी से O पॉइंट तक ले आओ, तो बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, बताओ भाई। करो सॉल्व। हाँ जी, तुमसे पूछा हुआ है ग्रेविटी ने कितना काम किया है, तो देख लो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है। हमेशा पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह से डील करो। तुम देखो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी चेंज हुई है। हमारे सिस्टम में 6 kg एम मास, तो वो हो जाएगा कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आए 6 kg की बॉडी के लिए, तो वो हो जाएगा 6 kg मल्टीप्लाइड बाय कितने चेंज इन दी पोटेंशियल से 6 kg मूव किया है। अब देख लो 6 kg जब यहां पर था, दिस वॉज द इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया 0। ये देखो इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी का है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया 0, तो इनिशियल तो आ गया मेरे पास। और अब अगर मान लो मैं फाइनल सिनेरियो की बात करूं, तो फाइनल पॉइंट ये बच्चों, तो फाइनल पॉइंट में मैं देख पा रही हूँ एम मास आर के डिस्टेंस पे है, एम मास आर के डिस्टेंस पे है। तो फाइनल पोटेंशियल निकालूं तो 2 बार एम मास आर के डिस्टेंस के ऊपर इतना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। ये देखो, ये मेरे पास आ गया फाइनल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहले तुम्हारे 0 मार्क्स आ रहे थे, फिर -2 मार्क्स आ रहे हैं। तो तुम्हारे मार्क्स में चेंज नेगेटिव का आया है ना 2 से। अगर इतना दिमाग नहीं चलता तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी। तो अब तुम बोल दो कि भैया यहाँ पर जो 6 kg है वो इतने चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मूव की है। तो 6 kg के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो इतना आया है। 6 kg के अंदर जो चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी आया है इतना आया है। तो तुम देखो ना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ग्रेविटी ने काम किया है, ग्रेविटी ने पॉजिटिव काम किया है इतने का। कि अगर मान लो यहाँ पर जो पोटेंशियल है लेट अस अज्यूम -2 वोल्ट से चेंज होता, तो 6 kg अगर -2 पोटेंशियल चेंज से मूव कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया -12 का ना, तो 12 जूल से पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, 12 जूल से स्टेबिलिटी बढ़ी है, 12 जूल का ग्रेविटी ने काम किया है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाती है। ये देख लो 6 kg को तो मूव करवाए तो 6 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, और किसको करोगे। ये सारी चीजें लिखी तो ही है यार। एक और क्वेश्चन करना, ये देखना मैंने तुम्हें बोला ये थोड़ा सा, अच्छा एडवांस क्वेश्चंस की क्लास में करेंगे, ठीक है, एडवांस क्वेश्चन की क्लास में करेंगे। अभी के लिए कुछ और पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया जे पॉइंट, अब आई पॉइंट लिखो यहाँ पर।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास तो क्लासेस हैं, हमें चैप्टर खत्म करना है आज और कल में, है ना? तो यहाँ पर लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। लिखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। कल सिर्फ सैटेलाइट्स के चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सके, जिससे एसोसिएटेड एस्केप वेलोसिटी है। मैं चाहती हूँ कल की क्लास सिर्फ उसके रिगार्डिंग रहे, उससे पहले पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। तो मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं ये मेरे पास शेल है, ये देखना, मैंने तुम्हें बोला ये मेरे पास शेल है, m के मास का, r के रेडियस का। तो दो चीजें तो तय है कि सरफेस के ऊपर और एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भैया इस शेल की वजह से एक एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, तो सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो और m मास की वजह से स्मॉल r के डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकालो, है ना? एक बार जरा सा देखो, एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, है ना? वैसे ही अगर मान लो मैं सरफेस के पॉइंट के लिए निकालूं कि भैया ये सरफेस के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, मुझे वो निकालना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरफेस और एक्सटर्नल पॉइंट तो सॉर्टेड ही है। तो सारे के सारे मास को सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड मान लो। अब देख लो इस m मास की वजह से कितने डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकाल रहे हो। हमारे पास ये आ गया। इनसाइड पॉइंट के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड inside the shell is 0. एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ जी, ये चीज यहाँ पर लिख लो कि एक शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करता है। तो बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द शेल इज 0, द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज ऑल्सो 0। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज करता है। तो सिंस शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, शेल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं चेंज करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी सेम थ्रू आउट द इनसाइड ऑफ द शेल। इसका मतलब
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल will be same throughout the inside of the shell throughout the inside of the shell with its value being equal to with its value being equal to कि ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर के सारे पॉइंट्स पे सेम तो रहेगा बट कितना रहेगा जितना उसकी सरफेस के ऊपर है gravitational potential will be same throughout the inside of the shell with its value being equal to the potential on the surface equal to the potential on the surface इसको अगर मैं डायग्राम में भी ड्रॉ करना चाहूँ तो मान लो इस तरीके से स्मॉल आर के डिस्टेंस के ऊपर एक इंटरनल पॉइंट था इंटरनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लिया तो किसी भी इंटरनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालोगे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है लिखो ये लिखो हाँ जी ठीक है और अब ना सेम चीज लिख दो स्फीयर के लिए एक बार अब नोट मेकिंग कंप्लीट करवा रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करी ना JHIJ यहाँ पर K पॉइंट आएगा ठीक है और अब यहाँ पर L पॉइंट आएगा लिख लिया हाँ जी इज इट डन वैसे ही अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फीयर मान लो ये है वो स्फीयर जिसके मास की वैल्यू m है रेडियस की वैल्यू r है मास इसका सारा का सारा इसके वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या हो रहा है हाँ जी तो मान लो अब अगर मान लो मुझे इस m मास की वजह से किसी एक तो सरफेस पे पोटेंशियल निकालना हो और एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर
तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे मास को तुम लोग सेंटर के ऊपर मान सकते हो और उसकी हेल्प से तुम लोग सरफेस की पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल निकाल सकते हो। वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस जे कैपिटल एम बाय कैपिटल आर। एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल निकाल सकते हो, सारे के सारे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो और फिर देख लो किस तरीके से जो कैपिटल एम मास है आर के डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये लिखना है एक बार। अब इनसाइड पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा ना बच्चों, जब हम लोग ये सेम चीज निकालते हैं हमारे, एक मिनट, जब हम लोग ये सेम चीज निकालते हैं वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, वहां पर हम लोग डेरिवेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखने वाली है कि ये मेरे पास इंटरनल पॉइंट है और इस इंटरनल पॉइंट पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहती हूँ। तो उसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय 3 कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब। ये फॉर्मूला है, देखना एक बार। दिस इज द फॉर्मूला, लिखो। हाँ जी, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, नॉट 3, आर का क्यूब। 2 आर का क्यूब, ये है ना फॉर्मूला। ये देख लो, ये दोनों तो कंसेप्चुअल है, ठीक है, ये दोनों भी कंसेप्चुअल है, काफी बार बात कर ली। इंटरनल पॉइंट के लिए मैंने बताया कि शेल के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होती, शेल के अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल विल बी सेम थ्रू आउट द इनसाइड ऑफ द शेल। और यहाँ पर मैंने तुम्हें ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन डिराइव होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर होती नहीं है। डन? हाँ जी, 2 आर का क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो अभी यहाँ पर ना ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर मुझे बताना हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, दोनों के ऊपर ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं फिर उड़ जाना। तो क्वेश्चन है प्लॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद द डिस्टेंस, प्लॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल with the distance from the center, from the center। ये चीज कर दो एक तो शेल के लिए, ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये कैसे डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। सबसे पहले एक शेल के लिए, फिर एक स्फीयर के लिए। तो देखो एक बार ट्राई करना, तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले एक शेल के लिए बनाना, देखो बनता है कि नहीं। हाँ जी, सबसे पहले एक शेल के लिए, तो मुझे पता है ना कि एक तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है शेल के लिए, सेम होगा जब तक हम लोग सेंटर से, मतलब r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R तक ना आए, तब तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम रहेगा। जितना सरफेस के ऊपर है उतना ही उसके सारे के सारे इंटरनल पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। और फिर बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ फॉल करता है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। और वैसे ही अगर मान लो मैं बच्चों एक स्फीयर की बात करूं, जैसे देखो शेल में समझ रहे हो ना, शेल के अंदर जो आउटसाइड पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। अब स्फीयर में देखो, स्फीयर में क्या है ना,
इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर का स्क्वायर। ये देखो, इनसाइड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर का स्क्वायर। इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपर, इसका मतलब पैराबोला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पैराबोला कि भैया देखो, जब तक हम लोग r इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर से लेके सरफेस पे नहीं आते हैं, इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे वेरी करता है। और एक बार फिर बाद में हम लोग सरफेस के ऊपर आ गए और फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए देखें तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे वेरी करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले आया पैराबोला, फिर आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो तुम्हारे सरफेस के ऊपर है। लिखो। हाँ जी। कोई दिक्कत? ये देख लो, दैट इज इट। पहले वाला बना पैराबोला, सब करवा चुकी हूँ ग्राफ्स वगैरह। जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है प्लीज चेक करो। व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर पैराबोला बनता है, व्हेन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जो हमें देखने को मिला है। पहले पैराबोला और फिर बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना करेंगे हम लोग आज की क्लास में। ये बच्चों हमारी आज की क्लास खत्म। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ग्राफिकल क्वेश्चंस, नोट मेकिंग के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया है। अब सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं तुम्हारे इस चैप्टर में। एक तो ये जो हम लोगों ने आज जो कुछ भी डिस्कस किया है उसके ऊपर डिराइव्ड हम लोगों को डिस्कशन करना है कि किस तरीके से सैटेलाइट की मूवमेंट अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में होती है, जहाँ से कंसेप्ट बनते हैं मैक्सिमम हाइट के या फिर एस्केप वेलोसिटी के। और फिर बाद में 15 मिनट का टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और फिर आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक है, क्लास का पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगी। मिलते हैं बच्चों हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे और इस चैप्टर को निपटाते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय।